आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना इस समय समुद्री लुटेरों के लिए साक्षात काल का दूसरा रूप बनी हुई है और एक के बाद एक जो सफल मिशन है ये भारतीय नौसेना के द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना ने एक फुटेज रिलीज की है जो कि एमवी रुइन की है और यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा एक बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया था जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने, जिनको हम मार्कोस के नाम से जानते हैं, भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट से पहले जंप किया। उसके बाद उन्होंने इस शिप में पूरी तरीके से अपना जो कंट्रोल है इसको इस्टेब्लिश किया है। आपको बताते चलें कि कहानी काफ़ी ड्रामेटिक है, क्योंकि पहले जो पायरेट्स हैं इन्होंने भारतीय नौसेना की जो ड्रोन्स हैं इन पर फायर किया। भारतीय नौसेना की जो बैटलशिप है INS कोलकाता, उसमें उनके द्वारा फायर किया गया और बाद में भारतीय नौसेना ने भारतीय वायुसेना से रिक्वेस्ट की कि वो अपने C-17 एयरक्राफ्ट को भेजे ताकि जो उनके कमांडोज हैं उनको एयर ड्रॉप किया जा सके, और बाद में ऐसा ही होता है। उसके बाद INS कोलकाता से वार्निंग शॉट्स को फायर किया जाता है और रिपोर्ट्स पे तो ये भी कहा जा रहा था कि जो ये शिप है इसको जो कह सकते हैं ये पूरे पायरेट्स हैं एक कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जहां से पूरा जो उनका मिशन था ये आगे बढ़ रहा था। तो पहले भारतीय नौसेना ने इस शिप के गाइडेंस सिस्टम को डिसेबल किया, बाद में इसकी मनोवरेबिलिटी को इफेक्ट किया और फिर उसके बाद फुल स्केल ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इसमें भारतीय नौसेना की बैटलशिप INS कोलकाता, एयरक्राफ्ट P-8I पोसाइडन, MQ-9 सी गार्डियन और दूसरे जो एयरक्राफ्ट थे वो शामिल थे और कुल मिलाकर के जितने भी 17 मेंबर थे इस शिप में उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और 35 जो पायरेट्स हैं इनको भारतीय नौसेना के द्वारा कैप्चर किया गया है। और भारतीय नौसेना का स्पष्ट एकदम संदेश है कि अपने सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जो मिस एडवेंचर है ये भारतीय नौसेना के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर बार भारतीय नौसेना इसी प्रकार कठिन से कठिन जो जवाब है ये दुश्मनों के सामने प्रस्तुत करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑपरेशन है ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है और पूरी तरीके से ये सफल रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट है कि अगर सोमाली पायरेट्स इस प्रकार के मिस एडवेंचर की कोशिश करते हैं तो उन्हें परफेक्ट जो रिप्लाई है इंडियन नेवी के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें इस ऑपरेशन के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है, जहां पर प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि पहले जो पायरेट्स हैं उन्होंने भारतीय नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जो SD स्पॉटर ड्रोन भारतीय नौसेना का था इसको पायरेट्स के द्वारा मार गिराया गया और उसके बाद उन्होंने INS कोलकाता के ऊपर भी फायरिंग शुरू करी, जिसके बाद INS कोलकाता ने पहले तो वार्निंग शॉट्स को फायर किया और फिर जो इनकी शिप थी उसकी स्टीयरिंग सिस्टम को और नेविगेशनल जो एड्स हैं इनको पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया और पायरेट्स को इस चीज़ के लिए बाध्य कर दिया कि वो शिप को रोके। और उसके बाद जो फोर्सफुल नेगोशिएशन इनकी शुरुआत होती है और फिर हरकत में आते हैं भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज और उसके बाद 40 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जो क्रू मेंबर्स हैं इनको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है और 35 के 35 जो पायरेट्स हैं इनको भारतीय नौसेना ने अपनी कस्टडी पर लिया है। भारतीय नौसेना का ये कहना है कि इंडियन वाटर्स में किसी भी प्रकार का जो मिस एडवेंचर है ये भारतीय नौसेना बर्दाश्त नहीं करेगी और हर बार सख्त से सख्त लहजे में जो जवाब है ये भारतीय नौसेना के द्वारा सामने रखा जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च के मध्य तक तेजस मार्क 1A में हमें जो बड़ी अपडेट है ये देखने को मिल सकती है, तो कल हमें एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान संभावित है कि कल ही हमें देखने को मिल जाए। रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आई हैं अभी तक उस हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी होंगे और तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को वो देखेंगे। आपको बताते चलें कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का जो ऑर्डर प्लेस किया गया था उनमें से ये पहला एयरक्राफ्ट है और सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट के बाद जो इनकी डिलीवरी की तैयारियां हैं ये शुरू कर दी जाएंगी। जो पहली तेजस मार्क 1A की स्क्वाड्रन है इसे राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एडिशनल 97 जेट्स का जो खरीद की प्रक्रिया है इसको अप्रूवल दे दिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 180 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। और अगर हम मार्क 1 को भी काउंट कर लें तो ये संख्या 200 को पार कर जाती है। हालांकि अभी हाल ही में जो एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उससे हम लोग व्यथित जरूर हैं, लेकिन अब हमें आगे देखना चाहिए और हम
कल तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को लेकर के काफी उत्साहित है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया सोर्सेज में यही बातें चल रही हैं कि इसकी पहली उड़ान कल देखने को मिल सकती है। और अगली रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है और ये कोरिया से आ रही है। हाल ही में हमने KF-21 बोरामी की जो पहली उड़ान है और अलग अलग प्रोटोटाइप की जो परफॉर्मेंस है, इसको हमने देखा, हम सब इसके साक्षी बने। निसंदेह ये बहुत ही कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन इसी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर इस प्रोग्राम से जुड़े 2 इंडोनेशियन इंजीनियर्स को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो एयरक्राफ्ट का डेटा है उसको लीक किया है। जी हाँ, जो इनिशियल प्रोडक्शन की ये एयरक्राफ्ट हैं, जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, इनके डेटा लीक मामले में 2 इंडोनेशियन इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि KF-21 बोरामी इस समय कोरिया, इंडोनेशिया और USA के जॉइंट वेंचर में तैयार हो रहा है, जहां पर अमेरिका इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी के साथ में, और कोरिया 2 चरण में इसका डेवलपमेंट शुरू करेगा। पहले होंगे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है इसको इवॉल्व किया जाएगा और एक 19 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर 2 इंजीनियर को इसी में डेटा लीक करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले की जांच पड़ताल चल रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस लेवल पे जो डेटा ब्रीच है ये हुआ है और इससे प्रोग्राम कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कोई भी प्रोग्राम आज के समय में सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट IL-76 एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। IL-76 एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टेशन की एक बैकबोन मानी जाती है और हम सब ये मान के चल रहे थे कि 2030 तक इनके रिटायरमेंट को हम देख सकते हैं, क्योंकि बीच में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि पहले तो भारतीय वायुसेना इनको अपग्रेड करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन बाद में इस अपग्रेड को कैंसिल करने की बातें भी सामने आई थी। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय फिर से एक बार रूस के पास पहुंची है और जो इस मामले की जांच पड़ताल है, फिजिबिलिटी स्टडी, कि क्या हम इसके टेक्निकल लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही है। और अगर सब कुछ सही हुआ तो आने वाले भविष्य में हमें IL-76 जो एयरक्राफ्ट हैं इनका एक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये 2040 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। हालांकि आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना ने MTA प्रोग्राम को लेकर के जो RFI है वो इशू कर दी है, यानी जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 60 से 80 की संख्या में जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये खरीदे जाने हैं और उनका उद्देश्य ही यही था कि वो IL-76 और AN-32 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करें। और इस क्षेत्र में एयरबस का जो कह सकते हैं A400M एटलस और एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम और लॉकहीड मार्टिन का C130 सुपर हरक्यूलिस प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि इस रेस में IL-76 MD-90A भी शामिल है, लेकिन देखते हैं इस लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से संबंधित हमें कौन सी रिपोर्ट देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक्सपर्ट्स की बात माने तो इस समय भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जो IL-76 की फ्लीट है ये कुछ और समय तक ऑपरेशनल रहे, जब तक कि MTA प्रोग्राम के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है ये बनकर के तैयार नहीं हो जाते और इंडियन एयरफोर्स को मिलने शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट मिलने शुरू होंगे उसके बाद ही इनके रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जाएगी।